हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश का जो 2023 में पेपर हुआ है डबल जेड 316 डबल जेड, इस सेट को हम हल करते हैं। ये सुल्तानपुर ज़िले का पेपर है। इसके पहले मैं जौनपुर ज़िले का जो है 316 डबल ए वाला हल कर चुका हूँ। इसके बाद ये सुल्तानपुर ज़िले का हल कर रहा हूँ। इसके बाद मेरे पास जो पेपर है ए बी, ये कानपुर ज़िले का, इसको भी मैं सॉल्व करूँगा क्योंकि काफ़ी ज़िलों में ये पेपर मैच रहते हैं और कुछ ज़िलों में चेंज रहते हैं। तो आपका जहाँ का भी हो आप उसको मिला सकते हैं। और अगर आप 12 में पेपर दिए तो मिला लीजिए, अगर 11 में है तो आप ज़रूर देख लीजिए, 12 में इस तरह के पेपर आएंगे। और इसके अलावा अगर आप 11th और 12th में नहीं है तो कोई अन्य क्लास में है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये इंटरमीडिएट का ग्रामर बहुत यूज़फुल होगा, क्योंकि ग्रामर वही सब में आता है। तो इसलिए आप वीडियो को ज़रूर देखें और समझें, आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। देखिए 316 डबल जेड, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो आया आपका, व्हाट एवर योर टास्क में भी अनसिन पैसेज है ये, इसी में से आपको आंसर खोजना है। तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद आंसर इसमें से खोज रहा हूँ। हाउ शुड वी डू आवर वर्क, हम अपना काम, टास्क है सर, हम अपना काम कैसे, हमें अपना काम कैसे करना चाहिए इसका। तो इसमें हल करने की ट्रिक जान लीजिए कि मतलब अर्थ आपको आना है या आए, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रिक से आप हल करिए। कुछ कीवर्ड इसमें से ले लीजिए। हाउ शुड वी डू आवर टास्क, हम अपना हमें अपना टास्क में कार्य होता है कैसे करना चाहिए। तो मतलब कि कुल मिला के डू आवर टास्क, वी शुड डू आवर टास्क, इस पर ध्यान देना है कि हमें कम करना चाहिए। वी डू आवर टास्क, अब कैसे करना चाहिए देखिए। व्हेन शैल वी नेवर फॉल, दूसरा क्वेश्चन है हम कब असफल नहीं होंगे। या वेयर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, शक्ति का रहस्य कहाँ निहित होता है। ये 3 क्वेश्चन इस पेज में, इसके बाद अगला क्वेश्चन अगले पेज में है। तो चलिए पहले इतना क्वेश्चन हम देख लेते हैं आंसर। देखिए व्हाट शुड वी डू आवर टास्क, हमें अपना काम कैसे करना चाहिए। तो आप इसको पैराग्राफ को पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कह रहे हैं कि शुरुआत से पढ़ते चले जाइए, जहाँ टास्क की बात आएगी वहाँ रुकिएगा। और असफल कब हम नहीं होंगे और किसमें शक्ति का रहस्य, तो ये सभी क्वेश्चनों का आंसर कीवर्ड आप ध्यान देखिए दिए रहिए कि नेवर फॉल, सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, व्हाट एवर योर टास्क। पहला करें कि हाउ शुड वी डू आवर टास्क, तो इसका आंसर जब पढ़ेंगे आप तो वी शुड डू आवर टास्क, इतना प्रश्न से लिखेंगे क्योंकि अब इस इंट्रोगेटिव के सर्टुम चेंज कर लेंगे। वी शुड इधर हो जाएगा, वी शुड डू आवर टास्क, टास्क यहाँ भी देखिए है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ कंसंट्रेट है ना, बाई कर देंगे, बाई कंसंट्रेटिंग, ठीक है। योर का अपने हिसाब से देंगे तो आवर होल माइंड अपॉन इट, इट का मतलब मतलब कार्य पर, ठीक है। तो आपको इसको सिंपली अपने भाषा में बताएं हमें अपना काम कैसे करना चाहिए। तो इसमें शुरुआत में ना व्हाट एवर योर टास्क में भी आपका कार्य चाहे जो कुछ भी हो, कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, इस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करिए। इस पार्ट को पढ़िए फिर अपने भाषा में उसको उत्तर देने का प्रयास करिए। तो आप इसको कह देंगे वी शुड डू आवर टास्क, ठीक है, बाय कंसंट्रेटिंग और होल माइंड अपॉन इट। अपना वी शुड डू आवर टास्क बाय कंसंट्रेटिंग, आईएनजी फॉर्म कर देंगे बाय के साथ, और योर का और करेंगे आवर होल माइंड अपॉन इट। हमें अपना कार्य जो है अपने पूरे दिमाग को उस पर केंद्रित करके करना चाहिए। तो ये हो गया। थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी, इसको भी आप आगे भी लिख सकते हैं, थ्रो इनटू इट, इसमें लगा देना चाहिए ऑल द एनर्जी, पूरी ऊर्जा, ऑफ जिसके वी आर कैपेबल, हम योग्य हैं। तो क्योंकि वी के हिसाब से ना तो यू का वी हो जाएगा। बस ये इतना तक लिख देंगे, आपको पहले का आंसर एकदम 100% करेक्ट आंसर मिल जाएगा। अगर आप इस तरह से लिखे होंगे तो आपको 3 के तीनों नंबर मिल जाएंगे। नहीं तो आप इस तरह से नहीं लिख पाए होंगे, सेम टू सेम लाइन उतारे होंगे व्हेन से लेके कैपेबल तक, तब भी आपको कम से कम 2 नंबर मिल ही जाएगा। तो इस तरह से ये हल किया जाता है। दूसरा है व्हेन शैल वी नेवर फॉल, हम कब नहीं असफल होंगे। तो देखिए जब आप पढ़ते चले जाएंगे, आगे भी पढ़ ले रहे हैं कब असफल नहीं होंगे। तो इसमें देखिए दिया गया फॉल्टलेस कंप्लीशन ऑफ वर स्मॉल टास्क, छोटे कार्यों की दोष रहित पूर्णता, लीड्स इनवाइटेबली टू लार्जर टास्क, अनिवार्य रूप से बड़े कार्यों की तरफ ले जाए। सी टू इट, इसमें ध्यान रखना चाहिए, या इसमें यह भी देखना चाहिए कि यू राइज बाय, सी में से देखना या ध्यान रखना, तो ध्यान रहे इसका अर्थ होगा। यह भी ध्यान रहे कि यू राइज बाय स्टीडी क्लाइंबिंग, आप लगातार चढ़ के, स्टीडी माने होता है लगातार भी होता है, स्थिर कदम, स्थिर भी होता है, आप स्थिर कदमों से चढ़ के, राइज में चढ़ना भी होता है, क्लाइंब से चढ़ना, राइज माने होता है यू राइज, राइज मतलब आगे बढ़ना होता है, निकलना भी होता है आगे बढ़ना। यू राइज बाय स्टीडी क्लाइंबिंग माने इसका अर्थ होगा आप लगातार चढ़ करके, या स्टडी में लगातार या स्थिर, या इससे कहते स्थिर कदमों से, ठीक है, चढ़ करके आगे बढ़ते हो।
एंड यू विल नेवर फॉल, और कभी असफल नहीं होते। तो देखिए यहाँ कब असफल नहीं हो, कन्फर्म हो गया ना। तो आप बता दीजिए कि आप कि हम जो है लगातार जो है या स्थिर कदमों से चढ़ करके जो है आगे बढ़ते हैं और असफल नहीं होते हैं। तो आप ऐसे कर दीजिए कि व्हेन व्हेन कब असफल नहीं होंगे, बता दीजिए कि व्हेन यू की जगह वी कर देंगे, अपने हिसाब से बताना कि व्हेन वी राइज बाय स्टीडी क्लाइंबिंग, जब हम स्थिर कदमों से आगे बढ़ते हैं या बढ़ेंगे तो एंड के लिए कामा लगा देंगे, तब यू की जगह वी। ठीक है, बी यहाँ सेल है तो आप बिल को सेल भी कह सकते हैं या बिल ही रहने देंगे, वी सेल नेवर फॉल ऐसे कह देंगे। व्हेन वी राइज बाय स्टीडी क्लाइंबिंग, जब हम स्थिर कदमों से आगे बढ़ेंगे काम करके, वी सेल नेवर फॉल, तब हम कभी गिरेंगे नहीं। ठीक है, कैसे कैसे सीढ़ी पर चढ़ना है तो स्थिर कदमों से चढ़ोगे तो आप लड़खड़ाओगे नहीं, गिरोगे नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से व्हेन वी राइज बाय स्टीडी क्लाइंबिंग, जब हम स्थिर कदमों से चढ़ के आगे बढ़ेंगे तो हम कभी नहीं गिरेंगे, इसका यही आंसर है। तो यहाँ अगर सी से लेके फाल तक जो बच्चे लिख दिए होंगे तो उनका भी एग्जामिनर दे ही देगा 2 नंबर कम से कम, नहीं तो अब इस तरह से लिखेंगे तो आपको 3 के तीनों ही मिल जाएगा, और हो सकता है तीनों भी मिल जाए, बिना पढ़े जैसे जाएगी तो वो बात की बात है, लेकिन सही तरीका जो है आंसर देने का मैं इसको बता दिया आपको, करेक्ट आंसर इसका इस हिसाब से देना चाहिए, तब आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगर एग्जामिनर पढ़ के जाचेगा तब भी पूरा देगा। वेयर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, सच्ची शक्ति का रहस्य कहाँ पर निहित होता है। तो जब अब देखिए प्रश्न को पढ़ते चले जाएंगे तो देखिए खोजने का प्रयास करिए उसके आगे, सच्ची शक्ति का रहस्य। तो आगे कह रहे हैं कि लगातार कदमों से चढ़ के हम आगे बढ़ते हैं, कभी असफल नहीं होता है। एंड हियर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, और इसमें सच्ची शक्ति का रहस्य निहित होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है कि वेयर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, सच्ची शक्ति का रहस्य कहाँ निहित होता है। तो यहाँ देखिए सच्ची शक्ति के रहस्य के बाद यहाँ देखिए ना कि पढ़ते जाएंगे एंड हियर इन लाइज, और इसी में निहित होता है द सीक्रेट ऑफ ट्रू, इसी में मतलब इसके पहले जो बात किया गया कि सी टू इट, यह भी ध्यान रहे कि यू राइज बाय स्टीडी क्लाइंबिंग, स्थिर कदमों से आप चढ़ कर आगे बढ़ते हैं, एंड यू विल नेवर फॉल, और कभी असफल नहीं होते हैं, गिरते नहीं हैं। तो सीधी सी बात है, स्टीडी क्लाइंबिंग में जो है सच्ची शक्ति का रहस्य बताया गया कि किसी के बारे में बात की कि यू राइज बाय स्टीडी क्लाइंबिंग। तो द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर लाइज, ठीक है, लाइज इन स्टीडी क्लाइंबिंग, बस इतना केवल आपको यहाँ से ले लेना है, स्टीडी क्लाइंबिंग ले लेना है। और इसमें थोड़ा सा और आगे बात करेंगे ना कि पढ़ते चले जाएंगे तो इसमें एक बात और कहा गया है, मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी। ठीक है, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा, अगर मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से आप एनर्जी रहेगी आपके अंदर तो उसमें शक्ति रहते, तो आप इसको भी आप लिख देंगे तो और बेटर हो जाएगा। तो द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर लाइज इन स्टीडी क्लाइंबिंग एंड करके आप कर देंगे ना, एंड करके मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी, बस इतना लिख देना है। एंड की जगह एज भी लिख सकते हो। ठीक, क्योंकि इसमें दिया ना कि फूलिश वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्रिवलिटी, मूर्ख लोग अपनी सारी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा मतलब शक्ति को तुच्छता में नष्ट कर देते हैं, मूर्खतापूर्ण बकवास में, फुलिश चैटर में, सेल्फिश आर्गूमेंट, स्वार्थपूर्ण तर्क में, नॉट टू मेंशन फिजिकल एक्जिसेस, माने हानिकारक शारीरिक अधिकता की तो बात ही क्या, मतलब अधिक ज़्यादा खाने पीने में भी नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सब भी इससे रिलेटेड है, तो इसमें मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी आप ऐड कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हाउ डू फूलिश वेस्ट देयर एनर्जी, मूर्ख लोग अपनी एनर्जी माने ऊर्जा को कैसे नष्ट करते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। इसका अर्थ सीधे सीधे मतलब मूर्ख लोग अपनी शक्ति कैसे नष्ट करते हैं, तो यहाँ देखिए दिया गया, द फूलिश वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्रिवलिटी, फूलिश चैटर आर सेल्फिश आर्गूमेंट, नॉट टू मेंशन द फिजिकल एक्जिसेस। ये पूरा आपका आंसर है चौथे का। ठीक है, तो डी का पूरा आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक ही लिखना पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है ई वाला, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ फॉल्स, पैसेज में किसका मतलब होता है, कौन सा विलोम है फॉल्स का। तो फॉल्स की जब पैसेज पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा ट्रू, दिस एंड हियर इन लाइन द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, उस लाइन में आपको ट्रू मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा। व्हाट इज मीन बाय द टू कंसंट्रेट, कंसंट्रेट माना होता है ध्यान केंद्रित करना, तो इसका क्या मतलब है, तो मतलब इसका कंसंट्रेट मतलब फोकस करने, अपना दिमाग फोकस करो, कंसंट्रेट करो, तो फोकस टू कंसंट्रेट मीन्स होता है टू फोकस। ठीक है, या फोकस द माइंड भी लिख सकते हो, दिमाग को केंद्रित करना। गिव द एंटोनिम्स ऑफ फुलिश, फुलिश का विलोम लिखो, फुलिश माने मूर्ख होता है तो वाइज माने बुद्धिमान हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो आया है, निबंध आया है, तो निबंध इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल का महत्व बताना है,
स्टेप्स फॉर मेकिंग सिटीज क्लीन, नगरों को स्वच्छ रखने के लिए उठाए गए कदम। योर एम ऑफ इन लाइफ, जीवन में आपका उद्देश्य। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हम पहले बार बताए थे कि 100% ये क्वेश्चन आएगा जरूर किसी न किसी सेट में, तो आप इसको तैयार किए होंगे। तो ठीक है, इसकी वीडियो भी चैनल पे आपको हमारे मिल जाएगी, सर्च करिए योर एम ऑफ लाइफ या योर एम इन लाइफ बाय रमेश सर या बाय RM इंग्लिश क्लासेज, आपको मिल जाएगा। और एक्सीलेंट में भी दिया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि राइट लेटर टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक्स टू स्टूडेंट्स। इसमें कह रहा है कि लेटर लिखना प्रिंसिपल को अपने स्कूल के, कहना कि प्रोवाइड प्रदान करें लाइब्रेरी बुक्स, पुस्तकालय से किताबें टू स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को किताबें उपलब्ध कराने के लिए प्रिंसिपल को लिखना। बहुत सिंपल है, आप इसको आराम से लिख सकते हैं। टू द प्रिंसिपल करके अपने स्कूल का नाम, समस्या योर्स ओबीडिएंटली लास्ट में XYZ। राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न ओवर इंक्रीजिंग प्राइस राइज। इसको भी बताया गया था कि एडिटर के ऊपर एक 100% आएगा, आप इसको भी जरूर तैयार कर लेना। तो देखिए इसमें क्या कि एडिटर संपादक को लिखना, समाचार नेशनल डेली मतलब राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र के संपादक को लिखना है, उन्हें शोइंग यह दिखाना है कि और कंसर्न अपनी चिंता प्रकट करना ओवर इंक्रीजिंग प्राइस राइज, बढ़ती हुई महंगाई। प्राइस राइज माने मूल्य वृद्धि है, बढ़ती हुई, इंक्रीज में बढ़ती हुई, प्राइस राइज माने मूल्यों की वृद्धि, मूल्यों की जो वृद्धि बढ़ती जा रही है, मतलब बढ़ती हुई महंगाई जो हो रही है उस पर अपनी चिंता जाहिर करना है कि भाई पेपर में निकलवा दीजिए कि एडिटर से कह दीजिए कि इतना बढ़ती हुई महंगाई, इतना कीमतों में वृद्धि हो रही है, इसके बारे में आप कृपया छाप दीजिए ताकि सभी अधिकारियों का, सभी जो जिम्मेदार हैं उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित हो जाए। इन दोनों में से किसी एक पर लिखना है। चलिए सेक्शन नंबर C देखते हैं। अब सेक्शन C में क्या है, करेक्ट ऑप्शन करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड, वह व्यक्ति जो किसी भी चीज़ में डार्क साइड माने होता है निराशा, मतलब अंधकार में पहलू पक्ष को देखता है, मतलब निराशा को दिखाई, हर चीज़ में जिसको निराशा दिखाई पड़ती है उसको कहते हैं हम निराशावादी। तो इसकी अंग्रेजी एक शब्द में होता है पेसिमिस्ट माने होता है निराशावादी। वहीं अगर ब्राइट साइड होता तो ऑप्टिमिस्ट हो जाता, ठीक है, इसका उल्टा ऑप्टिमिस्ट होता, लेकिन आपको ऑप्शन डार्क साइड बताना, तो पेसिमिस्ट आपका करेक्ट आंसर आपका B हो जाएगा, ठीक है। और द एप्पल ऑफ वंस आइज माने आंखों का तारा इसका अर्थ होता है, तो इसका मीनिंग बताना है। तो वेरी डियर, जो बहुत प्रिय हो उसको कहते हैं इस आंखों का तारा है, बहुत प्रिय है। जैसे राम वाज एप्पल ऑफ दशरथ साई, राम दशरथ की आंखों के तारे थे, मतलब वेरी डियर थे, बहुत प्रिय थे। एवरी चाइल्ड इज एप्पल ऑफ हिज मदर साइड, प्रत्येक बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता। तो वेरी डियर इसका आंसर हो जाएगा। सिनानिम्स ऑफ डिस्ट्रॉय माने नष्ट करना, तो डेमोलिश माने गिरा देना, ढहा देना, नष्ट कर देना, ये सब होता है, ठीक है। अब व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, तो इसमें विच वर्ड इन द सेंटेंस हैज एन एरर, इस वाक्य में किस शब्द में इज एन एरर, गलती है। तो देखिए व्हाट, तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है, तो मेक अंग्रेजी जो है समय बताने के लिए इन कभी नहीं लगता, इन इसलिए गलत है। इन की जगह क्या लगता है, बाई सही है, ठीक है। तो बाई नहीं लिखा है इसलिए इन गलत है। घड़ी द्वारा समय बताने के लिए मेक अंग्रेजी बाई लिखा जाता है, इतना ध्यान देना। एंटोनिम्स ऑफ बेटर, बेटर माने अधिक अच्छा होता है, तो अधिक खराब इसका हो जाएगा एंटोनिम्स वर्स, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री तो इसका एंटोनिम्स कंपैरेटिव डिग्री ही वर्स हो जाएगा, WORSE। 5वां क्वेश्चन आपका है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन बताना है। तो महेश सेड टू रीता, इंट्रोगेटिव है तो सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा, महेश आस्क्ड रीता। उसके बाद व्हाट सेकंड टाइप करा था तो एक कंजक्शन भी हो जाता है, व्हाट आर यू। अब व्हाट के बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, यू को रीता के अनुसार बदलेंगे सी, आर का सी के अनुसार वाज हो जाएगा, इसी के साथ एक वचन लगता है। व्हाट सी वाज डूइंग, हियर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, ठीक। तो महेश आस्क्ड रीता व्हाट सी वाज डूइंग, देयर हो जाएगा, फुल स्टॉप उसके बाद लग जाएगा। अगला माई देखिए एक ही करना है, चेंज एनी वन एक ही करना है, लेकिन सब में दो दिए, एक ही करना है, लेकिन मैं दोनों बता दे रहा हूँ जानकारी के लिए, क्योंकि आपको पेपर सॉल्व करना है तो सभी समझ में आ जाना चाहिए। ताकि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट क्वेरल विथ वन एंडर, तो इम्परेटिव सेंटेंस है तो इसलिए द टीचर, अब यहाँ मना किया जा रहा है तो फॉरवर्ड कर दीजिए। द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स, तो फॉरवर्ड के साथ डू नॉट को हम हटा के टू केवल लगा, टू क्वेरल विथ वन एंडर, अध्यापक विद्यार्थियों के एक दूसरे से झगड़ा करने के लिए मना कर दिया। तो ये भी सही है। अगर आप फॉरवर्ड से नहीं बनाए हैं पेपर में, इसको आर्डर से भी बना सकते, आर्डर द स्टूडेंट्स भी कह सकते हो फॉरवर्ड की जगह, तब यहाँ टू की जगह जो है नॉट टू लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, नॉट टू। सही दोनों है, चाहे जिस तरीके से बना दो। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, वेयर आर यू गोइंग आई डू नॉट नो, मैं तुम कहाँ जा रहे हो मैं नहीं जानता हूँ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो इसको सबसे पहले कारण देना पड़ेगा, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। उसके बाद वेयर हो जाएगा,
वेयर के बाद सब्जेक्ट हमेशा लिखा जाएगा, क्योंकि ये इसमें इनडायरेक्ट का रूल लगता है। ठीक है, पहला वाक्य प्रश्नवाचक है, दूसरा वाक्य असर्ट मतलब प्रश्नवाचक नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि दूसरे वाक्य को हम कंजक्शन से जोड़ते हैं। WH फैमिली है तो उसी से, नहीं तो इफ या वेदर से जोड़ते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। तो वेयर और इनडायरेक्ट के नियमों का पालन करते हैं। तो मैं नहीं जानता हूँ कि वह कहाँ जा रहा है, इस तरह से होगा। क्योंकि कंजक्शन के बाद ये कंजक्शन लगा देते हमेशा सब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो फिर यू को लिखेंगे, यू को हमको बदलना पड़ेगा क्योंकि इनडायरेक्ट का रूल भी लगता है इसमें, हील हो जाएगा। आर का इज हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट में ही है, तो इसलिए प्रेजेंट में लिखेगा वेयर ही इज गोइंग का गोइंग हो जाएगा। इसका अर्थ हो गया आई डू नॉट नो वेयर ही इज गोइंग, मैं नहीं जानता हूँ कि वह कहाँ जा रहा है। तो उसके बाद फुल स्टॉप लगेगी, इतना ध्यान देना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। ही वॉज फाइंड, ही वॉज इम्प्रिजन, कंपाउंड बनाना, उसे उस पर फाइन लगाया गया और उसे जेल में डाल दिया गया, जुर्माना लगाया गया, उस पर जेल भी डाली। तो इसमें सीरियस बात है, ही वॉज फाइंड एज वेल एज कर दीजिए, एज वेल एज इम्प्रिजन्ड। ठीक है ना, उसमें फाइन लगाएगा, साथ ही साथ जेल डाल दिया गया, जेल में डाल दिया। एज वेल एज माने और भी, तो ये भी सही है। अगर आप एंड से बनाए तब भी चल जाएगा, ही वॉज फाइंड एंड इम्प्रिजन्ड तब भी चल जाएगा। ऐसे भी किसके, ही वॉज बोथ फाइंड एंड इम्प्रिजन्ड, ये भी सही है। ही वॉज नॉट ओनली फाइंड बट आल्सो इम्प्रिजन्ड, ये भी चल जाएगा। इस तरह से जोड़ बताने वाले कंजक्शन से आप कंपाउंड बनाते हैं। अगला है ट्रांसफॉर्मेशन है, कंपेरेटिव डिग्री में बदलना। ये दिया है कि जम्मू इज़ नॉट सो हॉट एज दिल्ली, जम्मू उतना गर्म नहीं है जितना कि दिल्ली। तो सीधी सी बात है, वही अर्थ होना चाहिए। तो दिल्ली इज़ हाटर हो जाएगा, हाटर देन जम्मू। ठीक है ना, जम्मू उतना गर्म है जितना कि दिल्ली, कहने मतलब दिल्ली जम्मू से अधिक गर्म है। तो दिल्ली इज हाटर देन जम्मू हो जाएगा, हाट का हाटर हो जाएगा, देन लग जाएगा, सो एज हट जाएगा। हु कैन डू इट, पैसुवास वगैरह कि, तो देखिए दो तरीके से बना सकते हो। बाय होम कर दीजिए, बाय होम, उसके बाद सहायक क्रिया लगेगी कैन, बाय होम कैन इट सब्जेक्ट लगेगा, फिर बी लिखा जाएगा, डू का थर्ड फॉर्म, डन हो जाएगा, प्रश्नवाचक निशान लगता है। बाय होम कैन इट बी डन, इसके द्वारा। ठीक है, बाय होम कैन इट बी डन, यह किसके द्वारा किया जा सकता है। या ऐसे भी कह सकते हो, हु कैन इट बी डन बाय, लास्ट में भी कह सकते हो हु कैन इट बी डन, तब बाद में लगेगा। बाय होम, बाय शुरू में लगाओगे तो हु का होम हो जाएगा, नहीं तो हु से भी बना सकते हो, लास्ट में बाय लगेगा, दोनों सही। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। देयर आई एम लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल, इसमें क्या गलती है। इस स्कूल में लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स माने विशाल संख्या में लड़कियां हैं, बहुत सी लड़कियां हैं। तो सीधी बात, जब बहुत सी लड़कियां, आई एम तो लगेगा ही नहीं, आर लगेगा। ठीक है, तो सही हो जाएगा आपका। ही स्टार्ट इन डूइंग दिस वर्क, वह इस काम को करने में थक गई है, थका हुआ है। तो टायर्ड साथ इन नहीं लगता, ऑफ लगता है। टायर्ड ऑफ माने होता है उससे थक जाना है, डूइंग दिस वर्क, टायर्ड साथ ऑफ लगता है, तो इन हटा के ऑफ कर देंगे, सही हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, किसी दो पेयर में से किसी एक पेयर को आपको अपने वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे मतलब आइडल, आइडल माने सुस्त। ठीक है, ही इज आइडल फेलो, वह सुस्त व्यक्ति है, इस तरह से देख सकते हैं। आइडियल माने आदर्श, ही इज माई आइडियल टीचर, ये आइडियल फ्रेंड, आइडियल नेबर, आदर्श पड़ोसी है, मित्र है, टीचर है, कुछ भी कह सकते हैं। बर्थ माने जन्म होता है, तो व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारा जन्म का दिन क्या है, जन्म क्या तारीख क्या है। बर्थ माने होता है रेलगाड़ी में बैठने या सोने का स्थान, जो मतलब ऊपर सीट होती है, बर्थ ना। ठीक है, ठीक है। ही बुकड द बर्थ, ठीक है, सीट फॉर हिमसेल्फ, वह स्वयं के लिए बर्थ को क्या क्या बुक कर लिए थे, जो उससे सोने के लिए जो सीट होती है ट्रेन में, उसको बर्थ कहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं, ट्रांसलेशन देख लेते हैं। मेजर उस्मान हमारे देश के प्रसिद्ध योद्धा हुए हैं, तो मेजर उस्मान नाम है, मेजर उस्मान ही रहेगा। उसके बाद हुए हैं कि हैज़ बीन हो जाएगा, मेजर उस्मान हैज़ बीन फेमस, ए फेमस वॉरियर, एक प्रसिद्ध योद्धा का अंग्रेजी हो जाएगा। तो मेजर उस्मान हैज़ बीन ए फेमस वॉरियर ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के, ये इसका अर्थ है। मैं फटाफट बता दे रहा हूँ, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो मिला लीजिए। आप इस तरह से किए हैं तो 100% सही है, बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर किए हैं तब भी आपका चल जाएगा, लेकिन जो करेक्ट एकदम सही है इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। तो मेजर उस्मान हैज़ बीन ए फेमस वॉरियर ऑफ आवर कंट्री, पहले वाक्य का हो गया। दूसरे वाक्य है, जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया, इसकी अंग्रेजी होगी व्हेन पाकिस्तान अटैक्ड आवर कंट्री। देखिए आक्रमण की एक अटैक्ड कर सकते हो, या एक शब्द है इन्वेडेड, इन्वेडेड माने आक्रमण करना या चढ़ाई करना। ठीक है, तो व्हेन पाकिस्तान अटैक्ड या इन्वेडेड आवर कंट्री। ध्यान देना, अटैक
या इन्वेडेड के साथ आन नहीं लगता, पर अंग्रेजी अपने आप वो मान लिया जाता है। किसी पर आक्रमण करना इन्वेडेड या अटैक्ड माने होता है। तो अटैक्ड या इन्वेडेड आवर कंट्री, तो हम उन्हें अपने देश की रक्षा के लिए भेजा गया। तो के लिए हम केवल कामा लगा देंगे। उन्हें भेजा गया पैसिव वॉइस में, तो ही वाज सेंट, ही वाज सेंट, उन्हें भेजा गया। किस लिए भेजा गया? टू डिफेंड द कंट्री, देश की रक्षा के लिए। टू डिफेंड माने रक्षा के लिए, किसके लिए? द कंट्री, देश की। अगला है राजौरी के युद्ध में वे मारे गए। तो पहले वे मारे गए किसी द्वारा ही मारे गए होंगे। पैसिव वॉइस में ही वाज किल्ड, वह मारे गए या वे मारे गए। भाई एक ही लोग हैं तो वे भले उनके सम्मान में कह दिए गए तो ही लगेगा। ही वाज किल्ड इन द बैटल ऑफ, इन द राजौरी के युद्ध में, तो इन द बैटल ऑफ राजौरी। राजौरी की स्पेलिंग ध्यान देना, स्थान का नाम, इसकी स्पेलिंग होती है RAJOURI, राजौरी। ही वाज किल्ड इन द बैटल ऑफ राजौरी। किंतु उनकी वीरता को हम नहीं भूल सकते। तो इसकी अंग्रेजी को, बट वी कैन नॉट फॉरगेट हिज ब्रेवरी, बट वी कैन नॉट फॉरगेट हिज ब्रेवरी माने बहादुरी या वीरता या बोल्डनेस भी कह सकते हो। उन्होंने कभी भी अपने जीवन की चिंता नहीं की। इसकी अंग्रेजी, ही नेवर वरीड अबाउट हिज लाइफ, ही नेवर, उन्होंने कभी नहीं वरीड माने चिंता की। वरीड के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन अबाउट लगता है। अबाउट हिज लाइफ माने अपने जीवन की, ठीक है, अंग्रेजी ऑफ नहीं लगेगी, अबाउट लगेगी। अबाउट हिज लाइफ, किस चीज़ के बारे में। एक बार वे युद्ध में घायल हो गए। इसके अंग्रेजी, वंस ही गाट इंजर्ड इन द वार, इन द वार। वंस माने एक बार, ही गाट इंजर्ड माने घाव को प्राप्त कर लिए या घायल हो गए, बात एक ही हुआ। गाट इंजर्ड यहाँ बेटर वर्ड होगा, या बी के वुंडेड लिख दिए होंगे तब भी चल जाएगा। बी के माने हो गए, वुंडेड माने घायल। इन द वार, युद्ध में। अगला है, कुछ सिपाही उनके लिए बहुत दूर से थोड़ा सा पानी लाए। ठीक है, तो कुछ सिपाही, तो सम सोल्जर्स हो जाएगा, सम सोल्जर्स, SOLDIERS। लाइक अंग्रेजी हो गया ब्राट, BROUGST। सम सोल्जर्स ब्राट सम वाटर, कुछ पानी लायक, फॉर देम माने उनके लिए। ठीक है, सम सोल्जर्स ब्राट सम वाटर फॉर देम, उनके लिए। बहुत दूर से कहेंगे हो गया फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर से मतलब बहुत लंबी दूर से, फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस माने होता है बहुत दूर से, DISTANCE। क्योंकि वे बहुत प्यासे थे, बिकॉज दे वेर वेरी थर्स्टी। वे मतलब जो सिपाही लोग थे, ज़्यादा सिपाही हैं तो इसलिए वे, एक से ज़्यादा है तो दे लगेंगे। बिकॉज दे वेर वेरी थर्स्टी, THIRSTY, थर्स्टी माने होता है प्यासे। हाँ, उसके बाद जो है, किंतु उस वीर ने वह पानी स्वयं नहीं किया, स्वयं नहीं पिया। बट दैट हीरो माने होता वीर, या वैसे ब्रेव माने भी होता बहादुर या वीर, बोल्ड, ठीक है, बोल्ड भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ हीरो ज़्यादा से बेटर पड़ेगा, हीरो माने भी वीर। बट दैट हीरो हिमसेल्फ डिड नॉट ड्रिंक दैट वाटर, हिमसेल्फ माने स्वयं, डिड नॉट ड्रिंक नहीं पिया, दैट वाटर माने उस पानी को। बट दैट हीरो हिमसेल्फ, या दैट बोल्ड भी कर सकते, लिख दिए हैं तब भी चल जाएगा, बोल्ड माने भी या ब्रेव माने भी, दोनों चल जाएगा। दैट ब्रेव हीरो या बोल्ड, ठीक है, लेकिन तब नाउन भी लिख देना बेटर माना जाएगा, बोल्ड मैन या ब्रेव मैन, ठीक है। लेकिन हीरो लिख देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, नाउन का भी काम कर देगा, एडजेक्टिव की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट दैट हीरो हिमसेल्फ डिड नॉट ड्रैंक दैट वाटर, स्वयं उस पानी को नहीं पिया। उन्होंने वह पानी एक दूसरे प्यासे सिपाही को दे दिया, ठीक है। ही गेव दैट वाटर, उन्होंने उस पानी को दे दिया, टू अनदर थर्स्टी सोल्जर। टू अनदर माने होता है एक दूसरा, अनदर, ANOT, इसमें आयन और अदर जुड़ा रहता है ना, तो अनदर माने एक दूसरा। ही गेव दैट वाटर टू अनदर थर्स्टी सोल्जर, किसको दे दिया? अनदर थर्स्टी सोल्जर, प्यासे सिपाही को। कुछ देर बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसकी अंग्रेजी, ही डाइड आफ्टर सम टाइम, ही डाइड आफ्टर सम टाइम, या आफ्टर सम टाइम कामा ही डाइड, दोनों सही हैं। ऐसे वीर और दयालु व्यक्ति को हम कभी नहीं भूल सकते हैं, वी भूल सकेंगे, ठीक है। वी विल नेवर फॉरगेट, हम कभी भूल नहीं सकेंगे या भूलेंगे नहीं। वी विल नेवर फॉरगेट, हम कभी नहीं भूल सकेंगे। सच ए ब्रेव एंड काइंड पर्सन, सच ए ब्रेव माने होता वीर, क्योंकि यहाँ एडजेक्टिव की जरूरत है तो ब्रेव लिखा, ब्रेव एंड काइंड पर्सन, दयालु आदमी के, काइंड पर्सन कर दीजिए, या फिर आप कह सकते हो मर्सीफुल पर्सन। इस तरह से ट्रांसलेशन हो गया। देखिए आपका ग्रामर पोर्शन कवर हो गया। लिटरेचर में देख लेते हैं क्या क्या आया।
लिटरेचर में देखिए यहाँ 40 वर्ड में लिखने के लिए 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों में ऑप्शन है। जिससे पहला क्वेश्चन है whom did M. Hamel blame for not paying proper attention to the study of the French? फ्रांस भाषा के अध्ययन के लिए उचित ध्यान न देने के लिए एम हेमल किसको दोषी ठहराया? या फिर हुआ द ट्रैप सेलर, चूहादानी विक्रेता कौन था? हाउ डिड ही मेक देम, वो उन्हें कैसे बनाता था? तो इन दोनों में से किसी एक को करना था। और अगला है व्हाट, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन मैं अपलोड भी किया हूँ चैनल पे, जो लोग 11 में हैं 12 के लिए आप देख सकते हैं, राजू प्रकाशन की बुक से अपलोडेड है। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी? सीमापुरी में बच्चों के लिए कूड़ा करकट का क्या महत्व था? व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण? चंपारण के लिए गांधी जी ने क्या किया? तीन दोनों में से किसी एक का लिखना था। चलिए आगे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। 80 शब्द में लिखना है लॉन्ग। व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? डगलस पानी के प्रति अपने भय पर विजय पाने के लिए क्या करने का निश्चय किया? ये कहानी आपको ठीक है डीप वाटर से लिया गया है, उसमें से लिखना है। या फिर डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ रैक पिकर्स, कूड़ा बीनने वालों की दुर्दशा का वर्णन करो। या प्लाइट मीन्स दशा या दुर्दशा, कूड़ा बीनने वालों की कंडीशन का दशा का वर्णन करो, प्लाइट का दर्द। एज डिपिक्टेड इन द इंस्टॉलेशन लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट में जिस प्रकार से डिपिक्टेड माने चित्रित किया गया है या वर्णन किया गया है। ठीक है, ये लॉस्ट स्प्रिंग से दिया है। तीन दोनों में से एक ही लिखना है आपको। ठीक, अगला है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। निम्नलिखित सार अवतरण को सावधानीपूर्वक पढ़ो, उसमें से उत्तर दो। तो ये देखिए आपका ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी कविता ही है उस ठीक है, तो उसी से आपको लिखना है। इसमें देखिए 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है इसी स्टैंजा से आपको देना है। आप इसको जरूर किए होंगे। पहला क्वेश्चन था व्हाट डज द पोएट फील अबाउट थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता वाली चीज़ के बारे में कवि क्या महसूस करता है। या व्हाट डज द पोएट मीन बाय इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कवि का क्या तात्पर्य है इस लाइन से कि यह कभी शून्यता में परिवर्तित नहीं होगी। या इन व्हाट सेंस ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, किस प्रकार से सुंदरता वाली चीज़ हमेशा के लिए आनंद होती है। तो इसी में से इसका सब आंसर मिल जाएगा। अगर आप पूरा डिटेल आंसर देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाइए, सर्च कर लीजिए ऑल स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम ए थिंग ऑफ ब्यूटी बाय रमेश सर या आर्यम इंग्लिश क्लासेस सुरपुर, आपको मिल जाएगा। सब अपलोड है। यहाँ सेंट्रल आइडिया 3 में से एक करना था, ये भी अपलोडेड है सभी सेंट्रल आइडिया, इसको भी देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है हु आज हैना, हाना कौन थे? हाउ डिड हाना मीट सदाओ, सदाओ से कैसे मिले? ये जो बड़ा सा क्वेश्चन, बड़ा सा पार्ट है एक सप्लीमेंट्री का, उसमें से दिया गया है। ये डिस्क्राइब द एनिमी, डिस्क्राइब द इन्वायरमेंट ऑफ अंटार्कटिका के वातावरण के वर्णन करो। तो इन दोनों में से अंटार्कटिका जो पार्ट है मतलब जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, तो उससे लिया गया ये। तो आप बड़ा पार्ट अगर समझ के नहीं पढ़े होंगे तो आप इसको जरूर लिख दीजिए, दोनों में से चाहे जिसको जो भी आता है वो लिखना था। व्हाट वाज द थर्ड लेवल वेयर व्हाट इज सिचुएटेड, थर्ड लेवल कौन था या क्या था? वेयर वाज इट सिचुएटेड, ये कहाँ स्थित था? तो इसके बारे में थर्ड लेवल पार्ट है, पहला पार्ट है सप्लीमेंट्री को, उसी से लिया गया है। व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ, टाइगर किंग की मौत के बारे में ज्योतिषी की क्या भविष्यवाणी थी? तो ये भी टाइगर किंग दूसरा पार्ट है, तो उसी से लिया गया है। तो इन दोनों में से चाहे जिसको एक को लिखना है। ये सभी अपलोडेड हैं पार्ट, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पे मिल जाएगी इसके क्वेश्चन आंसर पूरा सेम टू सेम, यही सब क्वेश्चन है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, करा है कि 80 वर्ड में लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन सप्लीमेंट्री से। हाउ डिड डॉक्टर सदाओ सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन वार प्रिजनर, डॉक्टर सदाओ अमेरिका के युद्ध के कैदी की जीवन कैसे बचाए। एंड हाउ डिड हाना हेल्प इन डूइंग सो, हाना ऐसा करने में कैसे मदद की। तो इसको लिखो, जो बड़ा पार्ट है द एनिमी उससे लिया गया है, जो ठीक है ज़्यादा पेजेज में लिखा गया पार्ट है। या फिर हुआ सैम विनर, सैम विनर कौन था? व्हाट डिड ही राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, चार्ली के लिए अपने पत्र में उसने क्या लिखा है? तो ये तो पहले पार्ट से ही आ गया है द थर्ड लेवल। तो इस तरह से बहुत बच्चे इसको लॉन्ग बड़ा पार्ट समझ के इसको नहीं पढ़े हैं तो आप इसको कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक पार्ट चाहे जो आप छोड़ दिए होंगे तो भी आपका समस्या नहीं होगी, क्योंकि ऑप्शनल है तो 2 में से एक ही करना है, नंबर उतना ही मिलना है। तो इस तरह से ये था सारा पेपर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको पेपर भी हल करने का तरीका भी पता चल गया होगा। अब इस तरह से मिला भी लिए होंगे जो लोग थे 12 में। अगर आप अगला सेट जो है मैं हल करूँगा, ठीक है, YAB वाला सेट, तो उसको भी मैं हल करूँगा। बाकी आप चाहे जिस ज़िले के हो आप बताइए आपका पेपर का सेट क्या था, उसको मैं सॉल्व कर दूँगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ताकि सभी विद्यार्थी पढ़ सकें।